हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे ये जो सी टेट के प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पेपर देखेंगे। 3 पेपर हम पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम चौथा पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये सी टेट का है। और जो 3 जनवरी 2022 को हुआ था ये वो वाला पेपर है, सेकंड पेपर सोशल साइंस का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ये भारत का जो पुरास्थल है ये पाया जाता है भीमबेटका की गुफाएं। और ये जो इनकी गुफाओं की संख्या 700 से अधिक है। ये जो गुफाएं हैं ये विंध्याचल जो पर्वत है उसके दक्षिण में और जहाँ से सतपुड़ा शुरू होता है पर्वतमाला वहां पर है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच के लगभग है ये भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं का कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। देखिए, जब भी मैंने देखा है ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त वंश से ये इस तरह से ही पूछा जाता है कि राजाओं को दे दिया जाता है और उनका कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित रूप में पूछा जाता है। आइए देखते हैं, इसका आंसर है 4। एक सेकेंड, इसका आंसर है 4। देखिए, पहले आएगा श्रीगुप्त, ठीक है, और दूसरा आएगा समुद्रगुप्त, तीसरे नंबर पे आएगा चंद्रगुप्त और लास्ट में आएगा स्कंदगुप्त। देखिए, जो स्कंदगुप्त था ये इसका लास्ट राजा था और सबसे शुरू वाला श्रीगुप्त था और लगभग 10 राजाओं ने राज किया था। ठीक है, ये 10 राजाओं ने राज किया था और मैं अगर डिटेल में बताऊंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अभिकथन, ये जो कथन दिया गया है उसके बारे में ये जानकारी पूछी गई है। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, क्यों लिखी, क्या कारण था लिखने का? आप कारण पढ़ते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। तो देखिए, ये दोनों ही बात सही है और ये जो आर है वो एक ही व्याख्या करता है। देखिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये दोनों सही आएगा। ठीक है, इसको आप सही मान लीजिए। ठीक है, अभी लिखा भी नहीं जाएगा मेरे से, मुझे अभी आदत नहीं है। अभी रिसेंटली ही मैंने ये चलाना सीखा है लैपटॉप, उसकी वजह से मुझे इसकी ठीक से आदत नहीं है, मैं चला नहीं पाती हूँ, अभी थोड़ा कम कम चला पाती हूँ। ठीक है, ए और बी क्या है, दोनों सही है और जो आर है वो एक ही व्याख्या करता है। ये जो महमूद था, जो गजनी का सुल्तान था, ये अपने साथ अल-बरूनी को लेके आया था और जिन जिन जगहों को इसने जीता था गजनी के सुल्तान महमूद ने, तो अल-बरूनी ने अपनी किताब में उन्हीं स्थानों का वर्णन किया है। वहाँ पर क्या चीज़ खाई जाती थी, कौन सा धर्म चलता था, वहाँ के लोग किस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते थे और वहाँ की शासन व्यवस्था क्या थी। मतलब जिन चीज़ों को वो जीतने के लिए आया था, जहाँ जिनसे उसने युद्ध किया था, तो उनके बारे में पूरी डिटेल अल-बरूनी ने लिखी थी। और ये अल-बरूनी जो थे ये इनके साथ भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पुस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पहला है 40 खंभों का सभा भवन, दूसरा है मेहराबदार प्रवेश द्वार, तीसरा है 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, चौथा है आयताकार अहाते। तो ये जो 40 खंभों वाला था ना, ये तो मुगल काल में मिलता था, ये शाहजहां के टाइम में मिलता था ये 40 खंभों वाला सभा भवन। ठीक है, और ये जो सभा भवन है ये अभी भी आप देख सकते हो, जो आगरा का लाल किला है ना उसमें ये 40 खंभों का भवन बनाया गया है, सभा भवन। ठीक है, अभी भी है वो। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड है मेहराबदार प्रवेश द्वार। ठीक है, मेहराबदार प्रवेश द्वार का मतलब होता है, देखो इस तरह से होता है, कुछ मैं बताती हूँ आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो होता है ना उसको बोलते हैं मेहराब द्वार। और यहाँ से क्या होगा, ये गोल होगा। ठीक है, इस तरह से होगा द्वार, मतलब जो गेट है, एंट्री गेट जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसको बोला गया है पिशतक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा लगाइए। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है वर्ण व्यवस्था का उदय, तीसरा है मौर्य साम्राज्य का उत्थान, चौथा है बौद्ध धर्म का उदय। तो ये तो सबको ही पता है कि सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका ऋग्वेद, है ना। और
ऋग्वेद आएगा, फिर क्या आएगा, बौद्ध धर्म आएगा, और उसके बाद आएगा वर्ण व्यवस्था का उदय, और चौथे नंबर पे आएगा आपका चौथे नंबर पे आएगा ये मौर्य साम्राज्य का उत्थान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया 4। नेक्स्ट देखते हैं कथन। 36 का है कथन। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई करने के लिए हलों के फल सम्मिलित है के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। यहाँ पे ये कारण होगा, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है शायद। लगभग 250 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है तीसरा। ये दोनों कथन सही हैं, और ये दोनों जो कथन हैं ये एक दूसरे से संबंधित है कि जो 2500 वर्ष पूर्व के जो प्रमाण मिले हैं उनमें ये सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश। ये देखो क्लास 8th क्लास से आया है ये वाला क्वेश्चन चोल वंश का। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और मैं एनसीईआरटी को पूरी डिटेल में थ्योरी का जो पोर्शन है वो पूरे डिटेल में करवा रही हूँ, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज भी मैंने चला रखी है। तो आप एक बार मेरे चैनल पे आकर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चीज़ों की, थ्योरी वाले पोर्शन की भी 6 to 8 बनी हुई है, 6 to 8 ज्योग्राफी, और क्वेश्चन आंसर सीरीज की भी बनी हुई है 6 to 8 क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करा रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक बार मेरे कहने से आप जाकर विजिट कीजिए। आपको पसंद नहीं आए तो आप नहीं देखना, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार आप खोलकर जरूर देखना चैनल को, उनकी प्लेलिस्ट को देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना। चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। अब देखिए वेममल्लाई वगाई का संबंध किससे है? ब्रह्मदेव, शालाभोग और देवदान। तो देखिए जो ए का सही आंसर है वो है तीसरा। ठीक है, ये क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। जो लोग ब्राह्मण नहीं है, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पंडितों को बोला गया है ब्राह्मण, है ना। तो जो लोग पंडित नहीं है उनकी जमीन के बारे में। दूसरा है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव क्या है? जो लोग जो ब्राह्मण होते थे हैं उनको क्या है, भूमियां दान में दे देते थे। ठीक है, तो बी का क्या आएगा? 4। और देखिए जो एक मिनट, देखिए बी का आएगा 4 और सी का आएगा सी का आएगा 2nd। शाला भोग का होता है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। और चौथे का देवदान का आएगा मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो ये भूमियों के प्रकार है। ठीक है, जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उनका नाम अलग था, और मतलब अपने हिसाब से इस राज्य में नाम रख रखे थे भूमियों के। और जो दान में दी जाती थी उसके का नाम अलग था। जो बच्चों की शिक्षा के लिए जमीन दान में दी जाती थी उसका नाम अलग था। कहाँ गया ये रहा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन ए। 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। देखो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना, उसके प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो उसके बाद की बात चल रही है कि उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा हमारे भारत पर, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद क्या हुआ कि जो एक रियासत टाइप की उनको मिल गई अंग्रेजों को। और अंग्रेज पहले क्या करते थे कि इंग्लैंड से पैसे लेके आते थे और हमारे यहाँ से जो भी सामान खरीदना होता था उसको खरीद लेते थे। ठीक है, व्यापार करने ही तो आए थे अंग्रेज हमारे देश में, बस में थोड़ी ना आए थे, तो व्यापार करके ले जाते थे। लेकिन जब 1764 का युद्ध हुआ उसके बाद ये बंगाल और उड़ीसा की जो जमींदारी है वो इन्होंने अपने हाथ में ले ली, और वहां का राजकाज इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो इन्होंने क्या किया कि इसको पहले बंगाल बोलते थे, बिहार को उड़ीसा, जो आज के टाइम में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारी जो इलाके हैं ना, ये पहले बंगाल के अंतर्गत आता था। और वो जो बांग्लादेश है जो हमारे देश से अलग हो गया वो भी
बंगाल के अंतर्गत आता। ठीक है, इतना बड़ा प्रांत था बंगाल। तो जब ये युद्ध जीत लिया उन्होंने बक्सर का, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड से पैसा लेके आते थे वो नहीं लेके आते थे। वो क्या करते थे कि हमारे देश से ही किसानों से उगाही करते थे, या लोगों से टैक्स लगा के उगाही करते थे, और उसी उसी जो हमारा पैसा था उसी से सामान खरीद के अपने देश में बेचते थे। तो उनका जो मुनाफा था वो डबल हो गया था। लेकिन जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी संकट में आ गई थी, क्योंकि हमारे देश से पैसा ज्यादा था। हम टैक्स भी दे रहे थे और अपना माल भी दे रहे थे उनको, और वो ना तो हमको कोई सुख सुविधा दे रहे थे उसके बदले में, ना ही हमें हमारी जो वस्तु होती थी उनको सही कीमत देते थे। ठीक है, किसान को सही कीमत नहीं देते थे। वो अगर कोई 10 रुपए की किसान की चीज है तो वो उसके 8 या 7 रुपए ही देते थे। तो अंग्रेजों को बहुत फायदा था, लेकिन हमारे जो देश के लोग हैं उनको बहुत नुकसान हुआ। देखो, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। कारीगरों का उत्पादन इसलिए गिर रहा था क्योंकि वो हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी भारत में लेके आते थे, जिससे क्या है, लोगों के हाथ से रोजगार छूट रहा था। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ये क्या पहले हाथ से बुने जाते थे। ये जो कपड़े हैं ना, तो हाथ वाली मशीन होती थी, तो एक व्यक्ति पूरे दिन लगा के एक थान मुश्किल से बुन पाता था, कुछ मीटर कपड़ा मुश्किल से बुन पाता था। और लेकिन अब मशीन आ गई है तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो जो अंग्रेज थे उनकी वजह से क्या है, कारीगरी का काम जो था वो ठप हो गया। खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी, क्योंकि जो वो थे अंग्रेज, वो अपने हिसाब से खेती करवाते थे। जैसे नील की खेती करवा ली, जो उनके फायदे की चीज होती थी। अफीम की खेती के लिए जोड़ देते थे, चाय की खेती के लिए जो उनकी जरूरत की चीज होती थी उसी को बार बार करने के लिए वो कहते थे कि भाई तुम इसकी खेती करो और हमें बेचो। 1770 ईस्वी में पड़े अकाल से बंगाल में एक देखिए आ गया। बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। और कारण क्या था? बंगाल की दीवानी मिलने से। वही बात मैंने आपको बताई कि बंगाल की दीवानी मिल गई थी, यानी कि जो एक तरह से बंगाल जो रियासत थी, जो बंगाल जो राज्य था, वो किसके हाथों में आ गया? अंग्रेजों के हाथों में आ गया पूरी तरह से 1764 के बाद। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद। दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करे। राजस्व का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, पहले सबसे ज्यादा टैक्स का जो वसूला जाता था वो किसानों से वसूला जाता। सबसे ज्यादा टैक्स जो कृषि आजकल टैक्स फ्री है, जब अंग्रेज थे जब सबसे ज्यादा टैक्स किससे लेते थे? वो किसानों से ही लेते थे, और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। ठीक है, बंगाल में वसूले गए राजस्व का उपयोग, जो बंगाल से वो जो टैक्स वसूलते थे ना, राजस्व जो टैक्स वसूलते थे, उसका प्रयोग क्या करते थे? निर्यात के लिए। निर्यात होता है कि कोई भी चीज हम विदेश में बेच रहे हैं। ठीक है, निर्यात होता है अपने देश की चीज हम विदेश में बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं निर्यात। के लिए चीजों को खरीदने में किया जाता था। ठीक है, वो क्या करते थे? हम टैक्स लिया और उस टैक्स के पैसे, हमसे ही टैक्स लिया, बंगाल से टैक्स लिया, और उस टैक्स के पैसे से क्या है, सूती कपड़ा खरीद लिया, रेशम के कपड़ा खरीद लिया, और उस कच्चे कपड़े को खरीद के और अपने देश में निर्यात कर दिया। यानी कि अपने ही देश को, इंग्लैंड को उन्होंने बेच दिया। तो उनको दोहरा लाभ हो रहा था और हमें पूरी तरह से नुकसान हो रहा था। इसका जो सही आंसर है वो पहला है। मैंने आपको पूरी व्याख्या अच्छे से समझाई है, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको व्याख्या समझाना अच्छा नहीं लगता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं और भी आपको शॉर्ट में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। बस क्वेश्चन पढ़ूंगी और ये ऑप्शन पढ़ दूंगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है, कि आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। 1829 में सती प्रथा को, सॉरी ये पता नहीं क्या होए जा रहा है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? ए राजा राम मोहन राय, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है ज्योतिबा फूले का, और चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, ये मोस्टली 8th क्लास से ही आए हैं सारे। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री से आए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन ए। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर जी ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण क्या था? अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य लोगों को अंग्रेजी शासन को दिखाना था। देखो, ये इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था
कि देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या था कि कुछ लोगों को, कुछ समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश की आज़ादी स्वतंत्रता नहीं थी। तो जो अम्बेडकर जी का मानना था वो था कि अगर एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और देखो ये सही भी बात है, हमारे देश में अब जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सही अच्छा व्यवहार होना चाहिए, है ना, और समान व्यवहार होना चाहिए। सबको समान जीने का अधिकार है, भगवान के यहाँ से सब लोग समान आए, एक जैसे ही आए, ठीक है। तो उनके साथ हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने लिए अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारे साथ जैसा व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, वैसे ही हमें उन दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और एक टीचर होने के नाते आप एक भावी टीचर बनेंगे, भविष्य में जब टीचर बनेंगे तो आपका ये कर्तव्य है कि जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में आए, आप उनको सबको समान दृष्टि से देखें, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी जाति के हैं, और किसी भी तरह से वो हैंडीकैप्ट है, कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम है। आपका क्या धर्म है? आपका धर्म है कि आप उनको सभी को एक तरीके से देखें, ठीक है, एक समान समझे उनको। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है कि वो अंग्रेजी शासन को नहीं दिखाना चाहते थे, ये सारी चीजें नहीं दिखाना चाहते थे। उनका जो उद्देश्य था वो बस एक समानता के भाव से वो कर रहे थे कि सभी जो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको समान अधिकार मिले। 41 है, निम्नलिखित सुधार आंदोलन का उनके नेताओं के साथ सही मिलान कीजिए। ठीक है, ये नेता दे रखे हैं, ये आंदोलन दे रखे हैं और ये नेता दे रखे हैं, इनका मिलान करना है। मटुआ पंथ, देखिए मटुआ पंथ का है तीसरा, मटुआ पंथ का है तीसरा। हरिदास ठाकुर और सत्यशोधन समाज बी का है पहला। ये किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फूले ने। और जो ज्योतिबा फूले थे इन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, लड़कियों के लिए काफी योगदान दिया था अपनी लाइफ में, और इन्होंने काफी चीजें सुधार की थी, लड़कियों के लिए भी काफी चीजें शुरू की थी, जैसे शिक्षा व्यवस्था लड़कियों की पहले काफी दयनीय थी, तो इन्होंने काफी कदम उठाए थे लड़कियों को शिक्षा देने के लिए। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए इन्होंने काफी समाज सेवा की थी, ठीक है, ज्योतिबा फूले जी ने। अब आर्य समाज का संबंध किससे है? देखिए आर्य समाज का संबंध है स्वामी दयानंद सरस्वती से, और ब्रह्म समाज का संबंध है राजा राममोहन राय जी से। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बी, सी और डी ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। ये तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आर्य समाज और ब्रह्म समाज ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और देखिए इसका मिलान हो गया है, तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये काफी थ्योरी का इन्होंने काफी पोर्शन दे रखा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो प्लीज आप लोग ये ना सोचें कि मैम बहुत ज्यादा टाइम खींच रही है वीडियो में, तो आप समझने की कोशिश करें। देखो किसी भी चीज को मैं थोड़ा सा बताऊंगी तो उसमें टाइम लगता ही है ना। 42, समाजवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए, देखो राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद के उदय का मतलब होता है कि लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत होना, है ना, लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना, राष्ट्रवाद की भावना ये होती है, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना होती है कि हम अपने देश के बारे में सोचें कि हमारे देश को स्वतंत्र होना चाहिए, है ना, इस तरह से राष्ट्र की भावना ये होती है। कथन ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बी कथन है, अधिकांश शुरुआत नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। देखिए ये चीज तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, अशिक्षित नहीं थे। जो हमारे भारतीय नेता थे वो अशिक्षित नहीं थे, वो सारे पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छे परिवार के लोग थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, है ना। सभी लोग अगर वो अपना जो टाइम है वो भारत को ना देके, आज़ादी को ना देके, अगर वो अपने कारोबार को ही देते ना, तो भी उनको अंग्रेजों से कोई नुकसान नहीं था, ठीक है। उन्होंने ये सब किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है, अपने लिए नहीं की। ये आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी वो उन्होंने अपने लिए नहीं लड़ी थी, वो हमारे लिए लड़ी थी। वो बहुत सभी जो नेता थे वो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे वो सभी पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छे परिवार से थे, ठीक है। इतनी फंडिंग हुई थी, पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, किसी भी युद्ध के लिए, आंदोलन के लिए, खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है वहाँ पे जितने लोग आंदोलन में होते हैं, और देखो घर भी चलाना होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। तो वो सारे जो लोग थे, जो हमारे नेता थे, वो बहुत अच्छे परिवार से थे। देखो नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, अम्बेडकर जी बहुत अच्छे परिवार थे, राजा राममोहन राय जी,
ये अच्छे परिवार से थे और शिक्षित थे, और ऐसा नहीं है ये एक ही लैंग्वेज जानते थे हिंदी, ये 3-3 4-4 लैंग्वेज जानते थे, ये तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी जानते थे सभी लोग, है ना। तो ये बी वाला गलत है, ए वाला सही है। इसका हो गया सही आंसर हो गया इसका पहला, ठीक है, ए सही बी गलत। नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन ए, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करना और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया। कारण, क्या कारण था कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीय सिपाही थे उनका अनुपात कम कर दिया, यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात ज्यादा कर दिया। उसका कारण क्या था, मई 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा। ये दोनों कथन सही हैं और जो आर है वो एक ही व्याख्या करता है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था मई में, तो उसमें ज्यादातर जो ज्यादा विद्रोह हुआ था वो उत्तर भारत में हुआ था, यानी कि यूपी, बिहार, बंगाल, है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ तक हुआ था बस, नीचे दक्षिण भारत में नहीं था। तो ये उत्तर भारत में ही हुआ था इसका विद्रोह ज्यादातर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब 1857 के बाद जब रानी ने अपने हाथ में इसको लिया भारत को, पहले कौन संभाल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन 1858 में जब ब्रिटिश की महारानी ने अपने हाथ में भारत को लिया, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन व्यवस्था चली गई, ठीक है। या ब्रिटिश की महारानी ने जब ये शासन व्यवस्था संभाली तो उन्होंने आदेश दिया कि जो उत्तर भारत के लोग हैं, उत्तर भारत का मतलब है यूपी, बिहार और ये बंगाल, ये यहाँ के जो सिपाही हैं इनकी भर्ती नहीं करी जाएगी, ठीक है, और करी जाए तो बहुत कम मात्रा में करी जाए। अगर ये दोबारा विद्रोह करते हैं तो हम लोगों को भारी ना पड़े, क्योंकि जो पहला विद्रोह हुआ था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो मंगल पांडे जी थे उनके नेतृत्व में हुआ था ये विद्रोह। क्योंकि ये जो गोली होती है वो उसमें सुअर की और गाय की चर्बी का कुछ इस तरह से था, गड़बड़ वाली चीज थी, तो उन्होंने मना कर दिया था मंगल पांडे जी ने, तो सिपाहियों ने ही विद्रोह कर दिया था। तो जिसको संभालना अंग्रेजों को बहुत मुश्किल भारी पड़ा और काफी युद्ध हुआ, अंग्रेजों को भी बहुत क्षति हुई इसमें। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, इस बार हम उत्तर भारत के लोग जो यूपी, बिहार और बंगाल के हैं उनकी भर्ती हम कम करेंगे और यूरोप के लोगों की भर्ती हम ज्यादा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 अभिकथन ए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। देखिए जो उप प्रधानमंत्री का जो पद था वो पहले होता था, ठीक है, अब नहीं होता, वो 1-2 उप प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से ये व्यवस्था खत्म हो गई। अब क्या हमारे देश में केवल प्रधानमंत्री होता है। दोनों ही भाषाओं के आधार पर राज्य के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण, क्यों थे विरोधी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो देखिए जो इसका सही आंसर है 44 का, इसका सही आंसर है दूसरा। देखिए दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करा। व्याख्या का मतलब होता है कि जो चीज इसमें पूछी गई है, ठीक है, वो इसमें क्या पूछा गया है कि दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य के गठन की नीति के विरोधी थे। अब क्यों विरोधी थे वो वाली बात इसमें दी जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ और ही दिया है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो विरोध क्यों कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, उनको ऐसी आशंका थी कि जैसे पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, ठीक है, तो उनको ऐसी आशंका थी कि अगर हम इनको भाषा के आधार पर अलग अलग प्रांतों में बांट देंगे, ठीक है, उड़ीसा के जो लोग हैं वो उड़िया बोलते हैं, बंगाल के जो लोग हैं वो बंगला भाषा बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, ठीक है, असम के असमिया बोलते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं अगर हम इनको अलग अलग भाषा के आधार पर गठित कर देंगे तो ये कभी ऐसा ना हो जो हमारा भारत है, जो अखंड भारत है, वो टूट जाए, वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाए। जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पहले ये पूरे भारत में ही तो थे। तो इस तरह से वो चाहते थे कि कभी ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर हम लोग आपस में ही लड़ जाएं और अलग अलग हो जाएं। लेकिन हो सकता है उनकी सोच उस टाइम पे सही रही हो, लेकिन अभी भी मेरे को ऐसे सही लगता है कि जो भाषा के आधार पे जो बंटवारा हो रहा है आजकल हमारे देश में वो ठीक है।
ठीक है, जो लोग जहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको वहाँ के अलग राज्य बना देना चाहिए। देखो, राज्य अलग बनाने का मतलब ये होता है, जैसे मैं यूपी से हूँ, ठीक है, मेरा जो घर है वो यूपी में है और अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो मैं क्या है, हिंदी बोलती हूँ। अगर अगर मेरे को किसी और दूसरी भाषा को बोलने के लिए फोर्स किया जाए तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो मुझे कठिनाई होगी अपने जीवन में, है ना। तो उसी तरह से ये जो दूसरे दूसरे राज्य होते हैं जो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, अब जैसे बंगाली भाषा कोई लोग जानते हैं, उनको जबरदस्ती अगर हिंदी थोपी जा रही है तो उनके साथ अन्याय है ना। तो इसलिए जो जिस भाषा को स्वीकार कर रहे हैं, जो जिस भाषा में बात करना चाहते हैं, उनको छूट मिलनी चाहिए, है। मैं इस चीज का समर्थन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, असमान आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला, देखो आसमान के बारे में बात चल रही है। ए, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं। दूसरा है, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। देखो, ये दोनों चीज बिल्कुल सही है। तीसरा है, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है। गलत, ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। वो हमेशा कौन सी दिशा में दिखाई देता है? वो हमेशा हमें उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। उत्तर दिशा का हम पता कैसे लगाते हैं? ध्रुव तारे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डी, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थितियों में दिखाई देता है। देखो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पूर्णिमा से क्या है, वो पूरा चांद दिखता है, उसके बाद वो घटता रहता है और अमावस को सबसे छोटा चांद हमें दिखता है, ठीक है। तो चांद जो होता है वो अपनी कंडीशन चेंज करता रहता है। देखो, इसका जो सही आंसर है वो पहला है, ए, बी और डी, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।